हेलो एवरीवन, इंट्रोडक्शन टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम बेसिक मीनिंग हाइपोथेसिस का क्या है इन जनरल वे और इन स्टैटिस्टिक वो देख चुके हैं, एंड व्हाट डज मीन टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या मतलब है। इसके बाद का आगे देखते हैं। जो प्रीवियस जो पार्ट 1 है मैं उसको इस स्लाइड में एक बार समराइज कर देती हूँ ताकि वो कंटिन्यूटी में बना रहे। स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस क्या होता है? दिस इज अ स्टेटमेंट और क्लेम और अजम्पशन जिसे हमें टेस्ट करना होता है। ठीक है, टेस्ट किसका करते हैं? वैल्यू होती है, और वो वैल्यू होती है पॉपुलेशन पैरामीटर की, दैट कैन बी मीन, मीडियन, एंड whether the claim or statement is true or false, it is never known unless we examine the entire population, but practically ये possible नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, population से random sample लेते हैं, उससे study करते हैं और उसके basis पे हम conclusion या decision निकालते हैं कि जो claim किया हुआ है वो true है या फिर false है। हाइपोथेसिस में क्या होता है? टेस्टिंग प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्लेम या स्टेटमेंट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फैक्ट्री में चॉकलेट बार्स बनती हैं, एंड वो हर एक चॉकलेट बार का जो एवरेज वेट है वो सपोज करो 10 ग्राम है, और एक कोई नया वर्कर आता है या फिर कोई क्लेम करता है कि भाई आपका जो मशीन है वो आफ्टर मेंटेनेंस या रिपेयरिंग अब वो चॉकलेट बार है उसका जो वेट है एवरेज वो 10 ग्राम नहीं है। वो क्लेम करता है, ऐसा चैलेंज करता है, तो हमें उसको प्रूव करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो क्लेम होता है पहले उसे आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई क्लेम किया हुआ क्या है, फिर उसको वर्ड्स में लिखने के बाद वी राइट इट इन द सिंबॉलिकल फॉर्म, जो पार्ट 1 में आप डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद वी हैव सीन सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या है विद एग्जांपल, एंड नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखा था। बहुत ही बेसिक से देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाके एक बार प्लीज देख लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर जो है फिर वो कंटिन्यूटी में है, आगे आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। नल हाइपोथेसिस एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको। नल हाइपोथेसिस जो होता है वो करंटली एक्सेप्टेड वैल्यू होती है। लाइक चॉकलेट बार के केस में जो करंट जो वैल्यू है जो ऑलरेडी अज्यूम्ड है, एस्टेब्लिश्ड है, वो थी 10 ग्राम सपोज करो। तो जो क्लेम किया हुआ है मीन्स दैट इज नॉट इक्वल टू 10 ग्राम, तो वो जो नॉट इक्वल टू वाला साइन होता है वो हो जाता है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिससे हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। क्योंकि हम रिसर्च करेंगे कि जो क्लेम किया हुआ है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, जो पॉसिबल आउटकम्स, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो पॉसिबल आउटकम होते हैं जो क्लेम किया उसको टेस्ट करने के लिए, वो पॉसिबल आउटकम वो होते हैं या तो रिजेक्ट करो नल हाइपोथेसिस को, लाइक रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस मींस कि जो क्लेम किया हुआ है वो सही है, सपोर्ट कर रही है न्यू वैल्यूज जो आप पैरामीटर्स आपने कैलकुलेट किए हैं टेस्टिंग के बाद, तो इट मींस वी शुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और दूसरा पॉसिबल आउटकम है फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। बट व्हाट एग्जैक्टली मीन रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस? The final conclusion once the test has been carried out. Suppose करो अभी हमने टेस्ट की बात कर ली, टेस्ट के दो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। अब हम कंक्लूजन निकालते हैं, फाइनल टेस्ट हो गया है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस की टर्म्स में निकालते हैं कि इधर क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को इन फेवर ऑफ H1 कि भाई पुरानी प्रीवियस स्टडीज पुरानी हो गई हैं, अब नया काफी अपडेट्स आए हैं, उनके बेसिस पे वो गलत है, वो अजम्पशन सही नहीं है, H1 इज ट्रू। या फिर H1 भी H0 पुरानी जो प्रीवियस इतना रिसर्च किया हुआ है स्टडीज है वो बिल्कुल सही है, नया जो अजम्पशन या क्लेम किया जा रहा है वो सही नहीं है, वी विल नॉट एक्सेप्ट मतलब वी विल नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। या फिर हम कंक्लूड ही नहीं कर पाते हैं, वी नेवर कंक्लूड कि हम ये कभी नहीं कहते हैं कि हमने H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है, क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की तो कोई बात ही नहीं बनती ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है ही नहीं, वो तो हम टेस्ट करते हैं। ये जो लाइन लिखी है इस वर्ड का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नेवर रिजेक्ट H1 और वी नेवर एक्सेप्ट H1। हम कभी H1 यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट या रिजेक्ट हम किसको करते हैं, नल हाइपोथेसिस को। इफ वी कंक्लूड डू नॉट रिजेक्ट H0, दिस डज नॉट मतलब कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना है, वो सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि नल हाइपोथेसिस भाई पक्का बिल्कुल ट्रू ही है, सही है। इसका मतलब ये है
कि हमारे पास इनफ एविडेंसेस और सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के कि हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर सकें। ऑल्दो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है और ऐसा है भी कि जो वैल्यू क्लेम की जा रही है, जो स्टेटमेंट क्लेम किया जा रहा है वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसको झूठ प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोर्ट में होता है कि कोई इनोसेंट है, ठीक है, कोई इनोसेंट है लेकिन हमारे पास इसको इनोसेंट प्रूव करने के एविडेंसेस नहीं है। कोर्ट तो एविडेंसेस पे चलती है, लेकिन जो मर्डर है उसके पास इनफ एविडेंसेस है प्रूव करने के लिए कि भाई वो इनोसेंट है, ठीक है। तो ये वाली बात है। So rejection of null hypothesis does not mean that hypothesis is disapproved. It simply means that sample value does not support the hypothesis. And also the acceptance does not mean that the hypothesis is proved. ठीक है, हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब कि भाई नल हाइपोथेसिस बिल्कुल ही गलत है। इट सिंपली मीन्स कि जो नया डेटा हमारे पास आया है वो सपोर्ट कर रहा है, जो नया क्लेम किया जा रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है। सो इसके बाद आता है लाइक कि हम कैसे डिफाइन करें, मतलब ठीक है, डेटा को कैसे कैलकुलेट करें और कैसे डिसाइड करें, तो दैट इज नोन एज टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। सो हमारे पास दो ऑप्शन है, रिजेक्ट द नल, पॉसिबल आउटकम्स है रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि वी टेक सैंपल of 50 bars. So obviously we cannot take sample of all the chocolate bars in the factory, so it is not practical. So suppose karo I am taking the sample of 50 bars, 50 chocolate bars, and we get average value of the mass of the bar, ठीक है। कैलकुलेट किया हमने, कुछ सैंपल लिया, मैं आपको पूरा जो भी अभी तक स्लाइड हुई है ना उसको एक बार यहाँ पे हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। हमने सैंपल लिया, पॉपुलेशन से सैंपल लिया, उस सैंपल की एवरेज वैल्यू निकाली और एवरेज वैल्यू निकालने के बाद हमने टेस्ट किया, हमने डिसाइड किया कि भाई वो सही है या नहीं, तो कैलकुलेट उसी को बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली मीन्स कि दिस इज बेसिकली इक्वेशन दैट डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू हैव। So you use this test statistic to help you determine is data that you have, जो data आपको मिला है that if that is statistically significant enough to reject the null hypothesis or not। और वो कैसे, तो statistically significant means like we have to draw the line to make a decision कि भाई अब 10 ग्राम नहीं है उन चॉकलेट का बार या फिर है, तो वी हैव टू ड्रॉ द लाइन कि भाई 10.1 अगर आंसर आया, आपका एवरेज आया सैम्पलिंग करने के बाद 50 बार्स का, तो हु विल बिलीव यू, भाई 10.1 तो आ सकता है ना, दैट इज फाइन, तो वी विल नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, हमारा जो एजम्पशन है वो सही है, ओके। तो सपोज करो मंडे को किसी एक गाय ने 50 बार्स का एवरेज लिया और एवरेज हमें मिला 5.12 ग्राम। सो सॉरी यहाँ पे हमारा 10 है ना, तो 10.12 ग्राम लिया। सो टेक्निकली 10 इट्स नॉट 10 बट इट इज क्लोज टू 10, ओके। सो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई 10.12 आया और लिया तो हम रिजेक्ट कर दें नल हाइपोथेसिस को, नो वी विल नॉट रिजेक्ट बिकॉज दिस इज वेरी क्लोज टू 10, okay। So next like on Tuesday a different guy come and he take the average of 50 bars and उसको जो मिलता है वो 10.72 मिलता है, 10.72 ग्राम। So we can say like 10.72 is close to 11 ग्राम। So we can think of कि हम null hypothesis को reject कर सकते हैं, yes we can go for alternative hypothesis but of course still we are not 100% sure। हम सोच सकते हैं, there are probability, हमें डाउट हो सकता है कि भाई रियली में मशीन में कुछ प्रॉब्लम है और शायद इट मे बी पॉसिबल कि अब वो 10 ग्राम का एवरेज नहीं दे रही है, ठीक है, वी कैन थिंक। बट पहले केस में तो हम इमीडिएटली रिजेक्ट, मतलब रिजेक्ट नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस को, भाई ये तो भाई ऑलमोस्ट क्लोज है। सो नेक्स्ट डे लाइक ऑन फ्राइडे अनदर गाय केम एंड ही टेक he get the average of 10.99 ग्राम। सो 10.99 ग्राम के बाद हम सोच सकते हैं कि दिस इज सो फार फ्रॉम 10, 10.99 इज ऑलमोस्ट क्या इक्वल टू 11। सो वी आर कॉन्फिडेंट दैट एवरेज इज नो लॉन्गर 10 ग्राम, तो अब भाई नहीं है एंड मशीन इज नॉट बिहेविंग नॉर्मली, देयर इज सम इशू विथ मशीन एंड probably we have to reject the null hypothesis and because this is all this is very subjective, so some people might say that it is only 50 bars, so we should check more and we need to find out कि हम 50 ना लेके 100 bars का सैंपल लें,
ठीक है, श्योर होने के लिए। सो इन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यू गेट डेटा दैट इज टू हाई, ठीक है, जैसे यहाँ पर 11 ग्राम आ गया, या फिर टू लो दैट इज जैसे यहाँ पे 10.12 ग्राम आ गया, एंड हमें डिसाइड करना होता है वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट बेस्ड ऑन द कॉन्क्रीट बाउंड्रीज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? आई होप यहाँ तक आपको ये चीजें पिक्चर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, सो अब बात आती है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की। ठीक है, आपने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, डेटा लिया, पॉपुलेशन से सैंपल लिया, उसमें आपने वैल्यूज फाइंड आउट की, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टेस्ट किए। अब बात आती है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की कि आप कितने कॉन्फिडेंस हैं। 95% या 99% जनरली लिया जाता है। सो हाउ कॉन्फिडेंट आर वी इन आवर डिसीजन टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस और fail to reject the null hypothesis? तो वो आता है आपका level of confidence. We denote it with C. So let's say we reject null hypothesis, then we are 99% sure. So level of confidence अगर 99% है और हम null hypothesis को reject करते हैं, it means we are 99% sure that rejecting the null hypothesis is correct thing to do. But if we have, suppose करो आपका level of confidence 50% आता है, so it means no one believe you that आपने 50 चॉकलेट बार्स का सैंपल लिया तो वो 10 ग्राम ना होके कभी 10.1 आता है, कभी 10.2 आता है, कभी 10.12 आता है, 10.13 आता है। सो जो आपका जो क्लोज जो डेटा का जो वेरिएशन है ऑफकोर्स वो बहुत ही कम है। सो ऑफकोर्स इमीडिएटली यू विल नॉट एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आप फेल करोगे, मतलब कि हम नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट, बिकॉज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज वेरी लो। ठीक है, सो इसके बाद आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम बाद में और डिटेल में देखेंगे अगली स्लाइड्स में। सो यहाँ पे अभी देखते हैं कि दिस इज डिनोटेड बाय अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस सी, यानी कि 1 माइनस सी, सी यानी परसेंटेज की फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन जब आप 1 में से माइनस करोगे तो क्या माइनस करोगे? 0.99। सो 1 माइनस 0.9 इज 0.01। तो अल्फा आपका क्या आएगा? जनरली 0.01 या 0.05, एंड दे आर मतलब ऑल टुगेदर जो सम अप होगा वो 1 होगा। ठीक है, अगर अल्फा 0.01 है तो सी क्या होगा? 0.99। ठीक है, सो एक एग्जांपल मैं समझाती हूँ कि एक कंपनी मैन्युफैक्चर कार टायर्स। कंपनी क्लेम्स दैट एवरेज लाइफ ऑफ इट्स टायर इज 50,000 माइल्स, कि भाई टायर है एटलीस्ट 50,000 माइल्स तो चलेगा ही। तो ये कंपनी का जो क्लेम है, जो स्टेटमेंट है, जो अजम्पशन है कि भाई हमारे यहाँ जो एवरेज लाइफ है टायर की वो 50,000 माइल्स है, उसे टेस्ट किया जाता है और आपको लिखना है कि नल हाइपोथेसिस में क्या मिलता है आपको और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या मिलता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या है और आपसे क्या पूछा जा रहा है। इतना पढ़ने के बाद आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप आगे ना जाके वापस पीछे करिए स्लाइड्स को। ठीक है, तो जिन्हें समझ में आ गया है तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा कि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा स्टेटमेंट क्या है कि हमें कंपनी के स्टेटमेंट को चेक करना है, जो ये बोल रही है कि म्यू इज इक्वल टू 50,000 है, मुझे क्या लिखना है? एच नॉट और एच ए। तो ओब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? म्यू इज नॉट इक्वल टू 50,000, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस नहीं कर रही हूँ जाके वहां पर, मुझे सिंपली एच नॉट और एच ए लिखना है। So since the claim contains equality sign, so we take claim as a null hypothesis and complement will be alternative hypothesis. So H naught colon mu is equal to 50,000 miles will be your null hypothesis. H1 colon mu is not equal to 50,000 will be your अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब आगे इसके बाद जो भी टेस्ट करेंगे कहा जाएगा कि ये एजम्पशन सही है या नहीं, नॉट इक्वल टू में लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो वो चीजें आगे की बात है। सिंपल क्वेश्चन में हमें ये पूछा है, हमने ये लिख दिया है। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक अ डॉक्टर बिलीव दैट एवरेज टीन स्लीप्स ऑन एवरेज नो लॉन्गर देन 10 आवर्स पर डे, कि जो एक टीनेजर होता है उसकी एवरेज जो स्लीप होती है वो एक दिन में 10 घंटे से ज़्यादा नहीं सो सकता। लेकिन एक रिसर्च आती है नहीं और वो ये बिलीव करती है कि एवरेज टीन दैट टीन्स ऑन एवरेज स्लीप लॉन्गर। सो हमें एच नॉट और एच ए लिखना है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि ऑन एन एवरेज नो लॉन्गर देन 10 आवर्स पर डे, नो लॉन्गर देन मतलब कि 10 से ज्यादा नहीं, 10 या फिर 10 से कम, तो वो हो जाएगा आपका एच नॉट। ठीक है, सो दिस इंक्लूड्स एवरी नंबर अप टू 10 एंड जो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?
10 के बाद कुछ भी नंबर्स होगा, सो बियॉन्ड द 10 विल बी योर कॉम्प्लीमेंट, सो HA यानी म्यू इज ग्रेटर देन 10 विल बी योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये आपको समझ में आना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे लिखना है H0 और HA। सो ये था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के कुछ बेसिक्स। आगे के जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और RPSC ASO का कंप्लीट स्टडी मटेरियल तैयार किया हुआ है एंड आप ये इसका लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये कोर्स आप डेफिनेटली एक बार देखिए, इसमें सब कुछ है, इसके मतलब बाहर आने का कोई चांस ही नहीं है। सो पार्ट भी है वो इस कोर्स से आपका डेफिनेटली आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे से अपना तैयारी कर पाएंगे। Thank you.